तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है फ्रिक्शन। हालांकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो गौर से सुनना ये वाला चैप्टर। और ये वाला जो भी चलेगा फ्रिक्शन के अंदर आप लोग को मतलब बेसिकली इसमें कुछ नया नहीं पढ़ोगे। बस फ्रिक्शन एक अलग टाइप का फोर्स होता है, एक अलग टाइप का फोर्स होता है। हमने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे, टेंशन लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। यहाँ पे भी हम लोग वही सारे सवाल करेंगे, बट यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा और वो काफी इंपैक्ट भी करता है वो फोर्स, और काफी सारा उसमें पढ़ने का भी है, इसलिए ऑब्वियसली काफी कुछ डिटेल है, इसलिए उसको अलग से टॉपिक बना के दिया है। तो उसको चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग है काफी, और आप लोगों को बेसिक ये वाला चीज पता है कि व्हाट इज फ्रिक्शन। दैट इज आई होप यू ऑल नो व्हाट बेसिकली फ्रिक्शन इज। हालांकि हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन देखो बेटा क्या होता है। whenever a body moves or tends to move over a surface then a contact force comes into play which acts parallel to surface and opposes the relative motion. in short बात ये है कि मैं आपको देखो अभी लमसम में समझा रहा हूँ, धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन हम क्या होता है, ये मान एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी है, इस बॉडी को मुझे अगर मूव कराना है तो ये मूव नहीं हो रहा। हालांकि देख वो क्या बोलता है, क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लगता है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगता है। हमने क्या पढ़ा है, अगर मैं इस तरफ कोई फोर्स लगाऊंगा, पहली बात बॉडी वाई एक्सिस में तो ऊपर नीचे मोशन नहीं कर सकती क्योंकि वाई एक्सिस में तो फोर्सेस बैलेंस्ड है। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस में तो फोर्स एफ लग रहा है, तो दूसरा कोई और फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो बॉडी शुड मूव। बट रियलिटी में क्या होता है, जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं क्या वो इजीली मूव करता है, नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसमें बड़ा फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन क्या लग रहा है, जमीन उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, जमीन फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, तो जमीन क्या कर रही है, इसके मोशन को अपोज कर रही है, इसके मोशन को क्या कर रही है बेटा, अपोज कर रही है। ये बेसिक नॉलेज है आपको फ्रिक्शन का, ठीक है। अच्छा, अब ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में आता है। अभी भी फ्रिक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं किया है मैंने, फ्रिक्शन का डेफिनेशन धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप लमसम समझो, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम पूरा समझेंगे। नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब ये आपका क्यों होता है फ्रिक्शन, या किस लिए होता है फ्रिक्शन, किस लिए होता है मैं बताता हूँ। देख ये वाला बॉडी इस वाले सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो असलियत में अगर हम ये सरफेस का पार्ट को माइक्रो अगर नाम के मैग्नीफाइंग लेंस लेके जूम करेंगे, ये सरफेस का पार्ट को मैग्नीफाइंग लेंस लेके जूम करेंगे तो हमें ये वाला दिखेगा। हालांकि ये मैंने लमसम डायग्राम बनाया है, यहाँ पे देखोगे तो कोई भी जो सरफेस होता है वो 100% स्मूथ नहीं होता। अब जो ग्लास होता है, ग्लास आपका टी टेबल का ग्लास होता है, या आपके विंडो का ग्लास होता है, या मिरर का ग्लास होता है, लोग मानते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से उसको टेस्ट करोगे आपको दिखेगा कि उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, ऊपर नीचे कुछ इस टाइप का सरफेस। ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, कुछ इस टाइप का, हर सरफेस कुछ ना कुछ इस टाइप का होता है। 100% स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है, देखो 100% स्मूथ सरफेस मतलब वो सरफेस ऐसा होगा, इसका मतलब है सारे के सारे एटम्स एक ही लाइन में है, सारे के सारे एटम्स एक ही लाइन में। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। क्योंकि देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन के आसपास है, ये आपको पता है। 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन के आसपास सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो सराउंडिंग का जब टेम्परेचर इतना हाई होता है तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आपको आगे केमिस्ट्री में ये सब पता चलेगा। मॉलिक्यूल सराउंडिंग के टेम्परेचर से एनर्जी लेकर वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट करेंगे तो भी कुछ थोड़ा ऊपर आएगा, कुछ थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत रैंडम मोशन होगा। तो परफेक्टली स्मूथ सर्फेस तो कुछ हो नहीं सकता, पहली बात ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस आप बना ही नहीं सकते। आप मशीन से भी कितना भी काट दो परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज रहेंगी। तो अगर हम इरेगुलरिटीज की बात करें तो यहाँ पे देखो ब्लू वाला सरफेस ऊपर वाला सरफेस है, ब्लैक वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस है। अच्छे से देखोगे तो ब्लू वाला सरफेस में भी इरेगुलरिटीज है, ब्लैक वाले में भी इरेगुलरिटीज है। और एक और चीज गौर से देखोगे तो ब्लू वाला सरफेस ब्लैक वाले सरफेस को इस पॉइंट में टच कर रहा है, इस पॉइंट में टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 1 P1, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 2 P2, और इस पॉइंट में टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 3 P3। अगर हम अपनी आंखों से देखें, नेकेड आई से देखें, तो हमें लग रहा है कि पूरा सरफेस टच कर रहा है, इसका जो पूरा सरफेस है इसके पूरे सरफेस से टच कर रहा है। लेकिन रियलिटी में देखें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम होता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम, तो इन सब पॉइंट में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा कि नहीं, क्योंकि पूरा बॉडी का वजन कुछ ही पॉइंट जो कि टच में है दूसरे सरफेस के साथ, कुछ ही पॉइंट पे पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि ब्लू वाले सरफेस के जो एटम्स है ब्लैक वाले सरफेस के इतने नजदीक आ जाते हैं दैट दे फॉर्म बॉन्ड्स। What do they form? They form bonds. दबाव की वजह से चिपक जाते हैं वो, दबाव की वजह से
ब्लू वाले सरफेस के बॉन्ड्स ब्लैक वाले सरफेस ब्लू वाले सरफेस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स ब्लैक वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक जाते हैं एंड दे फॉर्म बॉन्ड्स एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, आपने जनरली वेल्डिंग सुना होगा, वेल्डिंग की शॉप भी होती है, उसमें क्या करता है बेटा, दो मेटल के हिस्से लेते हैं, उनमें बहुत उनके बीच में हीट देते हैं, फिर चिपका देते हैं। वेल्डिंग का बेसिक सामान आपने देखा होगा, स्पार्क में प्रोड्यूस होता है। दो टाइप का वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ये सब गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, ये आपको सुना होगा, आपने ये सब नहीं सुना होगा, नहीं भी सुना तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं अपने को। वेल्डिंग क्या होता है, हीट करके सरफेसेस को चिपकाते हैं। यहाँ पे कोई हीट की नहीं, यहाँ पे दबाव सरफेस चिपके, इसलिए सिंस यहाँ पे हीट नहीं है, हीट से वेल्डिंग नहीं हो रही, बिना हीट के चिपक नहीं है बॉडी, इसलिए इसको कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। हालांकि कोल्ड वेल्डिंग का कुछ खास ये वर्ड आपके सिलेबस में उतना यूज नहीं किया हुआ, बट यू कैन जस्ट राइट इट इफ यू वांट, इट्स करेक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से अब बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब बॉन्ड्स बन गया तो खुद सोच, जब तू ऊपर वाले सरफेस को मूव करना चाहेगा तो बॉन्ड्स को तोड़ के मूव करना पड़ेगा। बॉन्ड्स को तोड़ के मूव करना है मतलब तुझे थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, यानी कि ऑब्वियसली तुझे लगेगा ना कि ये वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस इज रेजिस्टेंट टू मूव। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और बॉन्ड्स लगे हुए हैं तो ऊपर वाला सरफेस विल बी रेजिस्टेंट टू मूव एंड हेंस वी से दैट बोथ द सरफेसेस आर जनरेटिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट? ठीक है, चलो अब मेन बात है, सिर्फ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन आता है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अगर फोर्स इस तरफ लगाऊंगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, मुझे अपोज करेगा, मेरे फोर्स को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा। स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स, पहली बात, whenever a body tends to move over a surface, then a contact force comes into play। अच्छा, contact force का मतलब क्यों है? contact force मतलब दो सरफेस मस्ट बी इन टच। तो खुद एक बार बता, ये सरफेस अगर इसके साथ टच में नहीं है तो कांटेक्ट पॉइंट्स नहीं आएंगे, कांटेक्ट पॉइंट्स नहीं आएंगे तो बेटा कोल्ड वेल्डिंग नहीं होगी, कोल्ड वेल्डिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, हैंस फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, पूछा जाए गिव एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, आप क्या क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, अभी तक तो यही है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉरी हाँ नॉर्मल रिएक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आता है, खैर वो सब छोड़ो। दो टाइप के फोर्सेस हो गए, क्या क्या? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आए? हालांकि आगे और भी कांटेक्ट फोर्स मिलेगा आपको, विस्कस फोर्स एक फोर्स होता है, वो आपको मिलेगा, और भी मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कम्स इनटू प्ले, व्हिच एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल लग रहा है कि नहीं, सरफेस के पैरेलल लग रहा है कि नहीं, एंड अपोजिट रिलेटिव मोशन। अपोजिट रिलेटिव मोशन को बाद में पढ़ेंगे, अपोजिट रिलेटिव मोशन को बाद में पढ़ेंगे। आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि अपोजिट मोशन है, तो रिलेटिव मोशन का ये मेरे को पंगा समझ में नहीं आ रहा, टेंशन ना ले, मैं सब समझा रहा हूँ, टेंशन ना ले, मैं सब समझा रहा हूँ। चल तेरे को पूरा डेफिनेशन एक बार पढ़ और रिलेटिव वर्ड को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल तुझे पूरा समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो और लिख लो सारा चीजें, ठीक है। अब देख, पहले इसको मिटाता हूं मैं, इसको मिटाता हूं मैं। आई होप आपने पढ़ लिया हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा, हालांकि बहुत बढ़िया होता अगर आप फिजिकल क्लास में होते, लेकिन मैं कितना भी अपने आंसू बहाऊं यहाँ पर कि फिजिकल क्लास फिजिकल क्लास फिजिकल क्लास, अब कोरोना है तो क्या कर सकते हैं भाई, है ना। ये मेरे पास दो किताबें हैं, इनको दो बॉडीज मानो, ऊपर वाले को रेड बॉडी बोलेंगे, नीचे वाले को ब्लू बॉडी बोलेंगे, ठीक है। पहली बात, इनका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इनका मैं डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको भी बढ़िया से फील आ जाए और मुझे भी बढ़िया से फील आ जाए, क्योंकि भैया फील बहुत जरूरी है फिजिक्स में। फील नहीं है ना भाई, हर चीजें फील का बहुत इंपॉर्टेंस है। इफ यू डोंट फील इट यू विल नॉट एंजॉय इट, इफ यू वॉन्ट एंजॉय इट तो क्या फायदा है बेटा पढ़ाई का, है ना। पढ़ाई थोड़ी सिर्फ नंबर लाने के लिए की जाती है। फिजिक्स और खेलकूद में एक सिमिलरिटी है, खेलकूद और फिजिक्स दोनों ही एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। खेलकूद में आप हारो या जीतो, एट द एंड ऑफ द डे उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू एंजॉयड योर टाइम। फिजिक्स में भी सेम है, आपको नंबर आए, ज्यादा आए, कम आए, दैट इज अ टेम्पोररी थिंग। मार्क्स आर टोटली टेम्पोररी थिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इफ यू आर वर्किंग हार्ड इनफ, गारंटी देके बोलता हूँ लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, एंथुसियाज्म के पीछे भागो, एंजॉयमेंट के पीछे भागो। फिजिक्स में इतना फन है, फिजिकल क्लास में होते तो और समझ में आता फन क्या होता है। खैर वीडियो से जितना फन मिल रहा है उतने में भी काम चलाते हैं, ठीक है। दो बॉडीज है, हालांकि दोनों बॉडीज का शेप साइज मैंने अलग अलग बनाया, लेकिन मान सकते हो, ठीक है। नीचे वाली ब्लू बॉडी, ग्रीन बॉडी, ब्लू बॉडी, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, ऊपर वाला रेड बॉडी। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, पहली बात,
मेरे पास यहाँ पे टेबल नहीं है, बट इमेजिन माई हैंड इज जमीन और मेरे हाथ के साथ ये वाला क्या है, चिपका हुआ है, ब्लू बॉडी चिपका हुआ है। ब्लू बॉडी मेरे हाथ के साथ चिपका हुआ है, गम मार के फेविक्विक मार के चिपका दिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने रेड बॉडी के सारे फोर्सेस देखने हैं, रेड बॉडी में लगने वाले सारे फोर्सेस देखने हैं। क्या देखने हैं बेटा? रेड बॉडी में लगने वाले फोर्सेस। तो आवर बॉडी ऑफ कंसर्न क्या है? बॉडी ऑफ कंसर्न का मतलब कौन सी बॉडी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कौन सी बॉडी का एनालिसिस कर रहे हैं, वो है बेटा रेड बॉडी। रेड बॉडी की प्रॉपर एनालिसिस होगी। तो रेड बॉडी में धरती माता mg लगा रही है। रेड बॉडी का वजन m1 मान ले, इसका वजन m2 मान ले। रेड बॉडी में धरती माता m1g लगा रही है। रेड बॉडी में ब्लू सरफेस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। रेड बॉडी में ब्लू सरफेस क्या लगा रहा है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। अब एक चीज सुनो, अब एक और चीज सुनो, अब एक और बात समझ अच्छे से। ब्लू बॉडी, रेड बॉडी। अब अगर मैं रेस्ट में सब कुछ, अगर मैंने रेड बॉडी में फोर्स लगाया तो रेड बॉडी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन है। थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाने पे मूव करेगा। रेड बॉडी पे मैंने मार्कर से फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाने पे मूव कर रहा है। तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि अब जब मैं फोर्स, अब मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं, मूव नहीं कर रहा, यानी कि मैं रेड बॉडी में फोर्स अगर टुवर्ड्स राइट लगाओ तो रेड बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी के लिए अभी m1 mg और n1 को मिटा दो, कोई मतलब नहीं इनको बनाने का। अभी इन शॉर्ट आपको ये बात समझ में आया होगा कि ये ब्लू फोर्स मैंने किस में ड्रॉ किया है। ये वाला जो, सॉरी ब्लू फोर्स की बड़ी, जो फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं यार ब्लैक मार्कर से करते तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मैं निष्पक्ष होके काम कर रहा हूं। दोबारा देख, मैंने रेड बॉडी में फोर्स टुवर्ड्स योर राइट, आपके राइट साइड में लगा रहा हूं, तो रेड बॉडी मूव नहीं कर रही। इसके साफ साफ मतलब क्या है? पक्का रेड बॉडी में एक और फोर्स लग रहा होगा जो कि लेफ्ट में लग रहा होगा और वो इस ऐप को कैंसिल कर रहा होगा। दैट फोर्स इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। दैट फोर्स इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है किस में लग रहा है बेटा? रेड बॉडी में लग रहा है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये वाला बना लो, बॉडी, ये रेड बॉडी एट रेस्ट लिखते हैं, रेड बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट। अब एक और चीज समझे, समझना बढ़िया से। एक बात मेरे को बता, सुनना अच्छे से। सेकंड केस, अभी भी हमारा बॉडी ऑफ कंसर्न रेडी है। सेकंड केस डालो, सेकंड केस। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं पूरे सिस्टम को मूव कर रहा हूं। देख अच्छे से, मैंने क्या किया? क्या रेड बॉडी मूव हो रही है? हाँ हो रही है। सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नोटिस कर। मैं ऐसे फोर्स लगाया, रेड बॉडी मूव हो रही है कि नहीं? हाँ हो रही है। अच्छा, ब्लू बॉडी क्यों मूव हो रही है? ब्लू बॉडी क्यों मूव हो रही है? क्योंकि मेरा हाथ ब्लू बॉडी को धक्का लेके जा रहा है। तो मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है ब्लू बॉडी में। अच्छे से देखेगा तो मेरा हाथ ब्लू बॉडी में फोर्स लगा रहा है। लेट अस कॉल इट एफ। फोर्स अप्लाइड बाय माय हैंड, इज एप्लीकेबल ऑन ब्लू बॉडी। हालांकि अगर यार टेबल होता ना तो बहुत बढ़िया होता। टेबल होता तो मैं प्रॉपर आपको टेबल में रख के ऐसे धक्का मार के दिखा रहा होता, लेकिन आप यू कैन अंडरस्टैंड क्या ब्लू बॉडी में फोर्स लगा रहा हूँ, ब्लू बॉडी मूव कर रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ यार ये सब चीजों के लिए फिजिकल क्लास जरूरी है। यहाँ पे तो मेरे पास टेबल कहाँ इतना ऊंचा आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को टेबल भी चाहिए होगा, साथ में व्हाइट बोर्ड भी चाहिए होगा जो साथ में लगे रहे, है ना, क्योंकि मैं टेबल से भी दिखाऊंगा, साथ साथ यहाँ पे भी डायग्राम शो करूंगा, तो थोड़ा सा वो मतलब कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। देखो, मैंने ब्लू बॉडी में फोर्स लगाया, तो पूरा दोनों का दोनों बॉडी आगे मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा क्या बता, सेकंड बॉडी मूव कर रहा है ये तो समझ में आता है, क्योंकि सेकंड बॉडी में फोर्स लगा रहा है। पहला बॉडी क्यों मूव कर रहा है? पहला बॉडी में तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। पहला बॉडी क्यों मूव कर रहा है? पहला बॉडी में लगने वाला दो फोर्स है, एक mg और एक नॉर्मल रिएक्शन, और दोनों ही y एक्सिस में लग रहे हैं। लेकिन बॉडी तो मोशन x एक्सिस में कर रही है। रेड बॉडी तो मोशन किस तरफ कर रही है बेटा? x एक्सिस में। एक्सीलरेशन ऐसे, इनफैक्ट दोनों बॉडी साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों बॉडीज का एक्सीलरेशन सेम होगा। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब एक बात समझ, यानी कि रेड बॉडी में कोई फोर्स मैंने लगाया ही नहीं, लेकिन रेड बॉडी मूव कर रही है। इसका मतलब रेड बॉडी में पक्का ब्लू बॉडी ने एक फोर्स लगाया होगा जो कि इस तरफ होगा।
जो कि इस तरफ होगा, और इसीलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स, और वो ये किस तरफ होगा, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस, इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स रेड बॉडी को क्या करा रहा है बेटा, मूव करा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ। तुम एक चीज इमेजिन करो, मान लो तुमने देखा होगा ये वाला चीज, एक मैट लो, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, एक मैट लो, मैट लो, घर में योगा का मैट होता है, नहीं होता तो बस्ता वस्ता कुछ भी उठाओ, बस्ते के ऊपर तुम जाके बैठ जाओ, जो तुम हो मान लो, जाके तुम बैठ गए, ठीक है। अब किसी को बोलो पीछे से कि भाई साहब आप खींचो बस्ते को आगे की तरफ, बस्ते को आगे की तरफ खींचो, और बोलना ज्यादा जोर से नहीं यार, हल्के से खींचे। अगर ये बस्ता हल्के से खींचेगा तो बस्ता तो जा ही रहा है, साथ में तू भी जाएगा कि नहीं, साथ में तू भी जाएगा कि नहीं, तू भी जाएगा कि नहीं, तू क्यों जाएगा ये बता। तुझे पे तो किसी ने फोर्स लगाया, फोर्स किस में लगाया, बस्ते में लगाया, लेकिन तू अच्छे से देखेगा तो बस्ते और तेरे बॉडी में एक फ्रिक्शनल फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। और जब तुम बस्ते में बैठोगे, कोई खींच रहा होगा, तब तुम्हें फील होगा कि बस्ता का जो सरफेस है वो तुम्हारे बॉडी को खींच के लेके जा रहा है, बस्ता का जो सरफेस है वो तुम्हारे बॉडी को खींच के लेके जा रहा है। तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो मुझे खींच के लेके जा रहा है। समझ में आया कि नहीं। फ्रिक्शन क्या करता है, दो सरफेसेस इन कांटेक्ट जब होता है तो जो फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप जब कहीं पे बैठते हो, तो आपके बॉडी और उस सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। तो वही केस यहाँ पे, जब बस्ते को खींच रहा होगा तो तुम्हारा बॉडी और बस्ते के बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से तुम खींचे चले जा रहे होगे। यानी कि जब बस्ता आगे जाएगा तो तुम भी आगे जाओगे, बस्ता आगे जाएगा तो तुम भी आगे जाओगे। अब एक बात सोच, तुम आगे जा रहे हो मतलब तुम पे फोर्स, नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। तुम अच्छे से सोचना है, एक बार बस्ते में बैठ के सोचो, बस्ते में बैठो और किसी के ऊपर धीरे धीरे खींचो। तुम इमेजिन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो, तुम्हें फील होगा कि बस्ता का जो सरफेस है वो तुम्हारे बॉडी को आगे की तरफ ही धक्का दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब एक पॉइंट समझो। तो पहला वाला पॉइंट था वो सिंपल था, फ्रिक्शन कैन स्टॉप मोशन, और फ्रिक्शन बेसिकली अपोजिट मोशन। जो कोई बॉडी मोशन करना चाहती है तो उसको रोकना चाहता है, ये तो हमको पता है। लेकिन फ्रिक्शन कैन ऑल्सो इनिशिएट मोशन। इस केस में फ्रिक्शन की वजह से ही तो मोशन हुआ ना, फ्रिक्शन की वजह से ही तो मोशन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से ही तो मोशन हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्रिक्शन की वजह से मोशन हुआ। अब फ्रिक्शन अगर बहुत कम होता तो आप देखना, फ्रिक्शन अगर बहुत कम होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर वो रख दूं, ये रख दूं, एक्चुअली बॉडी जब रोल होती है, जब बॉडी रोल होती है तो फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी मान के रख कि ये इस बॉडी में फ्रिक्शन बहुत कम है, इस बॉडी में फ्रिक्शन अगर बहुत कम है, तो मैं जब ब्लू बॉडी को आगे बढ़ाऊंगा, देख क्या हुआ। समझ में आया कि नहीं, इसको फ्रिक्शनलेस मान, क्योंकि जब बॉडी रोल होती है फ्रिक्शन बहुत कम होता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी बस मानो कि फ्रिक्शनलेस है। जब मैं नीचे ब्लू बॉडी को आगे बढ़ाऊंगा, देख तुम अच्छे से देखोगे तो ये मार्कर जगह में रहा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छे से देख, मार्कर जमीन के रिस्पेक्ट में, आपके कैमरा के पोजीशन के हिसाब से, यानी कि वीडियो में जहां पे आपको मार्कर दिख रहा है, मार्कर आपको जगह में दिखेगा, बस कॉपी आगे जाता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हालांकि जो एक्सपेरिमेंट है परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा हाथ भी मूव कर रहा है, मतलब हाथ के ऊपर कॉपी है, एक्सपेरिमेंट सेटअप जब होता है तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बट आई होप यू गेट द आइडिया। जब फ्रिक्शन कम होता है तो क्या हो रहा है बेटा, देखो असलियत में क्या हो रहा है। जब इसको मैंने रखा तो जब मार्कर था यहाँ पे, तो मार्कर में इनफ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग पा रहा, क्योंकि इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है। जो रोलिंग बॉडीज का सरफेस स्मूथ होता है, वो क्यों होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे। रोलिंग बॉडीज में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, तो फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है, तो वो फ्रिक्शन इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। जो मोशन वाला फ्रिक्शन लग रहा है वो इस बॉडी को आगे नहीं बढ़ सकता, फ्रिक्शन कम लग रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। वही होता है एक्जैक्टली स्मूथ सरफेसेस में, एक्जैक्टली स्मूथ सरफेसेस में जब हम नीचे वाले बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो नीचे वाला बॉडी तो स्लाइड करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन ऊपर वाला बॉडी क्या हो जाता है बेटा, नीचे गिर जाता है। आपने देखा होगा वो सब एक्सपेरिमेंट, ये सब मतलब क्लास 9 में बच्चे लोग करते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट, कि भैया ये ग्लास है, ग्लास में वाटर है, इसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रख दिया। अब कार्डबोर्ड को जोर से हिट किया तो सिक्का चले जाएगा। अब तुम एक काम करो, कार्डबोर्ड को स्लोली लेके आओ, देखना सिक्का साथ साथ में आएगा। कार्डबोर्ड को स्लोली लेके आओ, लेकिन देखना सिक्का साथ साथ में आएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे बहुत ही परफेक्टली स्मूथ एक कार्डबोर्ड की जगह परफेक्टली स्मूथ एक ग्लास अगर रखते हो, परफेक्टली स्मूथ कुछ होता नहीं है, हालांकि ग्लास बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, एक ग्लास रखते हो और ग्लास के ऊपर एक मार्बल रखते हो, मार्बल
कंचा होता है ना, कंचा, क्योंकि ग्लास और मार्बल के बीच में फ्रिक्शन इतना कम लगता है ना, मतलब क्या बताऊं, बहुत कम लगता है। तो कॉइन की जगह मार्बल रखो, कार्डबोर्ड की जगह ग्लास रखो, और तब ग्लास को एकदम धीरे धीरे खींचो, देखो मार्बल कप में गिरेगा। क्यों मार्बल कप में गिरेगा? क्योंकि बेटा मार्बल और ग्लास के बीच फ्रिक्शन बहुत कम है, तो जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स मार्बल में नहीं लग रहा जो मार्बल को मोशन करा सके, जैसे इस केस में हो रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स ही बॉडी को मोशन करा रहा था, इसमें मार्बल को मोशन नहीं करा पाएगा। समझ में आया कि नहीं ये वाला चीज? तो फ्रिक्शन कैन आल्सो इनिशिएट मोशन। कैसे समझ में आया? अभी वाला बॉडी से मैंने नीचे वाले बॉडी में फोर्स लगाया, ऊपर वाले बॉडी भी मोशन किया साथ में, ऊपर वाला बॉडी भी मोशन किया साथ में, यानी कि ऊपर वाले बॉडी में क्या फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन लगा रहा है? ब्लू वाला बॉडी। समझ में आया कि नहीं बेटा? आई होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों मैं एक चीज समझाना भूल गया था, मैंने बोर्ड में जो लिखा था वो भी मिटा दिया। चीज क्या थी सुनो, याद है एक वर्ड था यहाँ पे रिलेटिव मोशन, वो लास्ट चीज में समझाना मतलब मिस कर गया मेरे से, और बोर्ड मिटाने के बाद मुझे याद आया। तो फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, वो इन शॉर्ट वो चीज लिखा था, मतलब क्या सुन। याद है पहला केस जब मैंने लिखाया था, पहला केस क्या लिखाया था? ये बॉडी है, मैंने इसमें फोर्स इस तरफ लगाया, मैंने जब फोर्स इस तरफ लगाया तो बॉडी मूव नहीं की। याद होगा आप लोग को, सॉरी मैंने दो बॉडीज लेके समझाया था, ऐसे बोला था कि फोर्स इस तरफ लगाया तो ये मूव नहीं कर रही। मतलब क्या, मैंने रेड वाली बॉडी थी हमारी बॉडी ऑफ कंसर्न, रेड वाली बॉडी में मैंने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा? पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। रेड वाली बॉडी में फ्रिक्शन पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा रेड वाली बॉडी में, इसलिए रेड वाली बॉडी मूव नहीं की, यानी कि अच्छे से देखोगे तो एक्सप्रेशन यहाँ पे जीरो है। सेकंड केस में क्या, यानी कि बॉडी यहाँ पे क्या थी? बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट मोशन, ये वाला सेकंड केस था। याद है कि नहीं? सेकंड केस में क्या बोला था? सेकंड केस में मैं नीचे वाली बॉडी में फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे वाली बॉडी में मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है तो ऊपर वाली बॉडी साथ में चल रही है, यानी कि नीचे वाली बॉडी में फोर्स लगा रहा हूँ तो ऊपर वाली बॉडी में पोजीशन आगे की तरफ लग रहा है, इसीलिए ऊपर वाली बॉडी आगे की तरफ चल रही है। ये वाला बात मैंने बस्ते वाले एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था, बस्ते वाले एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था। दोनों ही केस में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, या तो बॉडी रेस्ट में रहती है या तो बॉडी मोशन में रहती है, लेकिन अच्छे से आप नोटिस करोगे एक चीज, अच्छे से अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, दोनों ही बॉडीज में ये बॉडी इस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती, ये बॉडी इस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती। पहला केस क्या था? मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज अपोज हो रहा है, दोनों सरफेस के बीच में तो रिलेटिव मोशन है। देख जब मैंने ऊपर वाले बॉडी में फोर्स किया तो ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं करना चाहता। अभी वाला केस, सेकंड वाला केस, अभी भी ऊपर वाला सरफेस एटलीस्ट इस सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन नहीं करना चाहता, यानी कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। ये अगर कोई बोले फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, गलत बात है, क्योंकि फ्रिक्शन तो मोशन करा रहा है लेकिन फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन नहीं कराना चाहता। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में आपस में मोशन नहीं कराना चाहता। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। एक चीज बाकी रह गई थी, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। अब इस टॉपिक को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ट्राई करूंगा समझाने का, हालांकि अगेन यार मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ। फिजिकल क्लास तो क्या मस्त समझाता यार, आपको भी क्या मस्त मजा आता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरीके से समझाने की। आई होप आपको समझ में आ भी जाए। इस तरीके से पूरा मतलब एक नया चैलेंज है, ऑनेस्टली बताओ तो एक नया चैलेंज है, बीइंग ए टीचर एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑल्सो। बीइंग ए स्टूडेंट तो यार बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप टीचर से मिल नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तब भी आप इतना डेडिकेशन देके पढ़ रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग ए ब्रिलियंट जॉब, फेनोमेनल जॉब। इफ यू आर कीपिंग अप विद द स्टडीज, यू आर ऑलरेडी डूइंग ए वेरी गुड जॉब। टीचर के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो उसके सामने स्टूडेंट नहीं है, तभी वो ये सोच के पढ़ाना है कि हाँ उसको हर एक चीज, बच्चों को हर एक चीज समझ में आए। तब भी अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो मतलब इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। अगर मैं आपसे बिना मिलकर चीजें समझा पा रहा हूँ, आई थिंक आई हैव डन ए tremendous job. I shouldn't give myself credit, obviously, but I think कि as a teacher I've grown during this pandemic. I've learned a lot of things. कैसे आप मतलब अभी तो मुझे लग रहा है ना, अब बच्चे आएंगे, जब बच्चे फिजिकली सामने आएंगे तब पढ़ाना मेरे लिए और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पूरी तरीके से नया मतलब नई चीज हुई है इधर कोरोना में कि मतलब बिना बच्चों से मिले पढ़ाना हो रहा है। क्या आई एम स्टिल एंजॉयिंग दिस, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। चलो इस चीज को समझते हैं। अब इस चीज को समझोगे, कैसे समझोगे? देखो, इसको हैंड मान ले, इसको मेरा हाथ मान ले और इसको बुक मान ले, ठीक है? अब थोड़ा फील करना इस चीज को, जो चीज बोलता हूँ वो फील करना। ये बुक है और ये मेरा राइट हैंड है, ये हाथ के ऊपर गया, ठीक है? तो सॉरी ऐसा, ठीक है? नीचे बुक ऊपर हाथ है।
अब मैं हाथ को पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, हाथ को किस तरफ खींच रहा हूँ, पीछे की तरफ। तो तू भी अपने घर में कर, एक ऐसा बुक ले जिसमें कंसिडरेबल, जब हाथ लगे तो हाथ फिसले ना आसानी से, ऐसा बुक ले जिसमें हाथ फिसले ना, ऐसा नहीं कि हाथ लिया फिसल गया, ऐसा नहीं, थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन वाला बुक लो जिसके ऊपर पीछे वो होता है ना आपका थोड़ा प्लास्टिक का लेयर लगा रहता है और आपका हाथ भी थोड़ा स्वेटी हो तो बेटर है। अब हाथ रखा और पीछे की तरफ खींचो, जब पीछे की तरफ खींच रहे हो तो आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, you're applying force in the backward direction। अब समझना अच्छे से। अब तू ये इमेजिन कर, ये सोचने का कोशिश कर कि तेरा हाथ, देख अगर बुक नहीं होता, अगर नीचे बुक नहीं, तेरा हाथ तो ऐसे ही आ जाता, लेकिन बुक है इसलिए हाथ स्लोली आ रहा है, यानी बुक तेरे हाथ के मोशन को रोकना चाहता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो इमेजिन कर, अपने सामने ये एक्सपेरिमेंट करो खुद, और मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि बस सुनो, ट्राई करो, खुद से करो, तब समझ में आएगा, तब फील आएगी। बुक आपके हाथ में, आपने हाथ रखा, नीचे वाले हाथ को टोटली इग्नोर करो, नीचे वाला हाथ तो बस सपोर्ट के लिए है, ऊपर वाला हाथ और बुक। जब मैं खींच रहा हूं तो देखो आपको फील आएगा कि जो बुक है मेरे हाथ को रोकना चाहती है मूव करने से, यानी कि मेरा हाथ इस तरह मूव करना चाहता है और बुक मेरे हाथ को रोकना चाहती है, यानी कि फ्रिक्शन मेरे हाथ में किस तरफ लग रहा है, आगे की तरफ, क्योंकि जो बुक है वो मेरे हाथ को रोकना चाहती है, मेरा हाथ इस तरह मूव करना चाहता है, यानी कि बुक पक्का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहेगी, यानी सपोज दिस इज कॉल्ड F1 और force on hand due to book, this will be written as force on hand due to book। समझ में आ रहा है कि नहीं, force on hand due to FHB, FHB का मतलब force on hand due to book, समझ में, ये लिख लो, FHB मतलब force on hand due to book। नेक्स्ट चीज, अब एक और चीज इमेजिन कर, एक बात तो इमेजिन कर, अच्छे से देखेगा तो तुझे ये फील होगा, जब तू अपने हाथ से पीछे की तरफ खींच रहा है तो तुझे लगेगा जो बुक है वो भी तेरे हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा आना चाहती है। अच्छे से देख, जो बुक है वो तेरे हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा आना चाहती है। और तू एक और चीज नोटिस करेगा, अगर नीचे वाला सरफेस अगर स्मूथ, अभी क्या है ना, ये दोनों सरफेस लगभग स्मूथ है, मतलब कंपैरेटिवली स्मूथ है। देख आ गया बुक, अच्छे से देख, आ गया बुक, मैंने फोर्स लगाया, मैं खींच रहा हूं और बुक आ गया। इसका मतलब क्या, मैं तेरे को समझा रहा हूं, सुन अच्छे से। जब मैंने अपना हाथ इसके ऊपर रखा और जब मैं खींच रहा हूं तो तुम्हें दिखेगा जो बुक की टेंडेंसी है, बुक की टेंडेंसी मेरे हाथ के साथ आने की है। तो अपने हाथ के बारे में मत सोच, किसके बारे में सोच, किताब के बारे में सोच, किताब को लेके सोच, किताब किस तरफ आना चाहता है, किताब तो तेरी तरफ आना चाहता है, यानी कि किताब में फ्रिक्शन तेरी तरफ आना चाहता है किताब, यानी कि किताब में फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, यानी दिस इज द फ्रिक्शन ऑन बुक ड्यू टू हैंड। समझ में आया? सोचो, और नहीं समझ में आया तो मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप में, ठीक है? ये दोनों चीज समझ में आए? अच्छा, यानी कि देख अच्छे से देख, FHB किस में लग रहा है, फोर्स ऑन हैंड ड्यू टू बुक। FBH किस में लग रहा है, फोर्स ऑन बुक ड्यू टू हैंड, यानी कि ऊपर वाला फोर्स मैंने किस में ड्रॉ किया, हाथ वाले बॉडी में ड्रॉ किया, तो ऊपर वाला फोर्स हाथ में लग रहा है, नीचे वाला फोर्स बुक में लग रहा है, और दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। इक्वल कैसे क्यों होते हैं, ये आगे आपको समझ में आएगा, आगे इसका डेरिवेशन है, प्रॉपर उसका टेंशन मत करो, अभी आगे चलो। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल तो है, साथ में ऑपोजिट भी है। और एक और चीज, दोनों का नेचर भी सेम है, दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों के दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्स है, क्योंकि बॉन्ड्स की वजह से होता है ना फ्रिक्शन। तीसरा चीज, बोथ फोर्स आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये वाला ऊपर वाले में लग रहा है, ये वाला नीचे वाले में लग रहा है। इक्वल देख, इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, इंटरमोलिकुलर, एंड बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली। ये किसका वो है, संदेशा है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एंड फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आया? यहाँ पे न्यूटन्स लॉ बढ़िया तरीके से लग रही है, न्यूटन्स लॉ बढ़िया तरीके से लग रही है। फिजिकल क्लास होता तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक है, लॉज ऑफ मोशन है, इतना अच्छा टॉपिक यार, लेकिन अब जितना भी हो सकता है हम करा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कवर करें, ठीक है? तो घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, नोट डाउन इसको कर लो बढ़िया से। हाँ तो बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में अभी आपको अच्छा खासा आइडिया हुआ। अब फ्रिक्शन के टोटल टाइप्स कितने, फ्रिक्शन के 3 टाइप है, मैंने लिखा है 2 है, तीसरा टाइप मैं पहले ये दोनों टाइप को समझाता हूँ, फिर तीसरे टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला टाइप हो गया बेटा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये तो बॉडीज है, ये तो बॉडीज है, अब मैं इसमें फोर्स लगाया तो क्या ऊपर वाली बॉडी मूव कर रही है, हालांकि कम फोर्स लगाए, लेकिन मूव तो करनी चाहिए। क्या बॉडी मूव कर रही? नहीं, मतलब सिंस दिस बॉडी इज इन रेस्ट, hence the friction which is acting on this body is what, static friction। so friction between two surfaces when they are in rest, whatever। चलो नेक्स्ट हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या हुआ बेटा, ये बता, मैं अभी फोर्स लगा रहा हूँ,
अभी भी तो फ्रिक्शन लग रहा है, अभी भी तो फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है। तो आई कैन से फ्रिक्शन इज स्टिल एक्टिंग बट द बॉडीज आर मूविंग। तो जब बॉडी मूव कर रही है तभी फ्रिक्शन लगता है। आप देखा होगा, आप कॉरिडोर में चलते हो, ये आदत होती है यार बच्चों की, अपना चप्पल खींच खींच के चलते हैं, जूते खींच खींच के चलते हैं, तब भी तो फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारा जो पैर है वो सरफेस के साथ क्या हो रहा है बेटा, घिस रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो दैट देयर कम्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जो मैं आपको बता रहा था, ये दिस इज रोलिंग, दिस इज रोलिंग। रोल कर रहा है ना, आप मेरे हाथ के ऊपर ये मार के रोल कर रहा है, या बॉल हो गया, बॉल को जब ग्राउंड में रोल कराते हैं, रोलिंग आपको अच्छे से पता ही है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। हालांकि रोलिंग फ्रिक्शन आपके सिलेबस सिलेबस में मतलब क्या, वो असलियत में ही उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डिटेल में चर्चा सिर्फ इन्हीं दोनों में होती है। और आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, उसमें ज्यादा कुछ चर्चा करने लायक है ही नहीं, वो चैप्टर के एंड में थोड़ा सा है, वो पढ़ा भी दूंगा, लेकिन उसमें फिजिक्स मतलब कुछ एक्सप्लेन ऐसा करने लायक कुछ नहीं है। बस रोलिंग फ्रिक्शन में है कि फ्रिक्शन उसमें बहुत कम होता है, बस इतना ही है। आपको लिखना, लिख सकते हो रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बॉडी व्हेन द बॉडी रोल्स ऑन एन सरफेस, ये लिख सकते हो आप। चलो, पहला हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ चर्चा करने का है इसमें। पहला हो गया बेटा, सब कुछ पढ़ने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। कुछ मत पढ़ो, कुछ मत लिखो, कॉपी बंद करो, हेडफोन डालो, आंखें खुली रखो और सुनो कहानी। कहानी सुनो। एक बॉडी रखी हुई है, एक बॉडी रखी हुई है, थोड़ी भारी बॉडी इमेजिन कर, थोड़ी थोड़ी सी भारी है, मतलब एक इमेजिन कर, तेरे घर में एक बॉक्स देखा, डब्बा डब्बा होता है, बॉक्स में सबने देखा होता है, बड़ा सा भारी सा एक डब्बा रखा हुआ है, जमीन में रखा हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने कसम खा ली कि अब मेरे को इस बॉक्स को मूव करना है। तो आपने क्या किया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया। तो क्या ये बॉक्स मूव की? अच्छा ये छोड़, ये छोड़, 1 न्यूटन छोड़, मान लिया आपने जब फोर्स 5 न्यूटन लगाया, जब फोर्स 5, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप 1 न्यूटन 2 न्यूटन लगाओगे तो बॉडी बॉक्स मूव नहीं करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब बॉक्स को मूव करना होता है तो हमें काफी फोर्स लगाना पड़ता है। तो मान लो मैंने जैसे ही 5 न्यूटन लगाया, मैंने जैसे ही 5 न्यूटन लगाया, वैसे ही बॉक्स मूव करना शुरू हो गई। ये आप दिमाग में रखें, ठीक है। तो 5 न्यूटन लगाने में बॉक्स मूव करना शुरू हो गई। अब आपने क्या किया, ठीक है, बॉक्स मूव होना शुरू हो गई। अब आपने क्या किया, बॉक्स को रोक दिया, और अब आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो और स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन है। अब आपने क्या किया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया। अब आपने जैसे ही 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आपने क्या, आप क्या नोटिस कर रहे हो, खुद सोचो, क्या बॉक्स मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। इसका मतलब बॉक्स मूव नहीं कर रही, मतलब मैंने सिर्फ 1 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो कि ऑब्वियसली मोशन के ऑपोजिट में लगता है, बॉडी मोशन से इस तरफ करना चाहती है, इसलिए फ्रिक्शन इस तरफ लगना चाहती है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा, फ्रिक्शन विल आल्सो बी 1 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स अगर 1 न्यूटन है, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बॉडी मूव नहीं कर रही, यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, अब मैंने मान लिया 2 न्यूटन लगा दिया, क्या बॉडी मूव करेगी? क्या बॉडी मूव करेगी? खुद बोल, नहीं करेगी, क्योंकि हमने क्या देखा था, 5 न्यूटन लगाने पे मूव करती है। तो मैंने 2 न्यूटन लगाया तब भी बॉडी मूव नहीं कर रही। अच्छा, 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, सोच, बॉडी मूव नहीं कर रही, यानी बॉडी में नेट फोर्स क्या है, 0, यानी इस तरफ 2 लग रहा है तो फ्रिक्शन भी 2 लग रहा है, यानी कि ये कितना लग गया, 2। मैंने 3 लगाया, फ्रिक्शन भी कितना होगा, 3, क्योंकि बॉडी मूव नहीं करी, नेट फोर्स 0। सेम फॉर 4 ऑल्सो, सेम फॉर 5 ऑल्सो। जैसे ही मैंने 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी कितना लगा है, 5 न्यूटन। लेकिन अगर मैं 5 पॉइंट, मैंने एक्सटर्नल फोर्स 5 लगाया, 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी कितना लगाया, 5 न्यूटन, तो बॉडी रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही मैंने 5.0000000 मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स है मेरा, ऐसा एक्सटर्नल मैंने मान लिया 5.000, बहुत सारे जीरो, फिर एक 1 लगाया, तो क्या मेरा एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो गया? क्या मेरा एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो गया? तो ऑब्वियसली बात है, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा सकती है ये, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन। हमें कैसे पता चला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन है? ये हमें ऐसे पता चला कि हम सिर्फ बॉडी को धक्का देने का ट्राई कर रहे हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। फाइनली जब हमने 5 न्यूटन से थोड़ा हल्का सा ज्यादा दिया फोर्स, बॉडी मूव करना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है कि बॉडी 5 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स, मतलब 5 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स वो रोक नहीं सकती, फ्रिक्शन 5 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स रोक नहीं सकते, यानी फ्रिक्शन का खुद का वैल्यू कितना है, 5 न्यूटन। हालांकि हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम, खुद का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे जो 5 न्यूटन है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज नथिंग जस्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? अच्छा क्या बताइए, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन भी है, 2 न्यूटन भी है, 3 न्यूटन भी है, 4 न्यूटन भी, 5 न्यूटन भी है। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद मान ले मैंने 6 न्यूटन लगाया, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन लगता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, 5 न्यूटन। उससे ज्यादा लग सकता है क्या? नहीं।
क्यों क्यों नहीं? क्योंकि वो सरफेस पे वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये मान के रख कि हर सरफेस अपने से एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं लगा सकता। तो मान ली सरफेस का 5 न्यूटन है, तो मैंने 6 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 5 न्यूटन लगेगा। मैंने 6 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। लेकिन उसके बाद क्या बॉडी में नेट फोर्स 1 न्यूटन है? इस तरफ 6 न्यूटन 5 न्यूटन, नेट फोर्स 1 न्यूटन है कि नहीं? तो बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू करेगी कि नहीं? कुछ एक्सीलरेशन से नेट फोर्स 1 न्यूटन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन से मूव करना शुरू करेगी कि नहीं? जब मैंने 7 न्यूटन लगाया तभी फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? 5 न्यूटन। तो हम अच्छे से देखेंगे तो ये वाला रीजन जो है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये वाला जो रीजन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, अच्छे से देखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अपना वैल्यू चेंज कर रही है, कहां से लेकर 0 से लेकर एफ मैक्स तक। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कहां से चेंज हो रही है? 0 से लेकर 5 न्यूटन तक, और वी कैन से इट विल बी इक्वल टू एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, से लेकर 0 तक वो चेंज हो रही है। ठीक है, जो इक्वल टू भी लगेगा। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रही है, हेंस इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या है ये? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। मैंने एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है। मैंने 2 न्यूटन लगाया 2 न्यूटन लग रहा है, 3 न्यूटन लगाया 3 न्यूटन लग रहा है, 4 न्यूटन लगाया 4 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन लगाया 5 न्यूटन लग रहा है, 6 न्यूटन लगाया 5 न्यूटन लग रहा है। यानी कि स्टैटिक जब तक बॉडी रुकी हुई है, ये एक्सटर्नल फोर्स के साथ अपना फोर्स को एडजस्ट करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट एडजस्ट इटसेल्फ विद द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। लिखो इस पॉइंट के बाद लिखो, इट एडजस्ट इटसेल्फ विद द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, so that the body remains at rest, समझ में आया? इसके बाद एक और चीज लिख दो, इट कैन एडजस्ट इट्स वैल्यू अंटिल लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि देख 5 न्यूटन के बाद ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा, 5 न्यूटन के बाद तुम एक्सटर्नल फोर्स कितना भी लगा दो, वो अपना सरफेस का एक वो स्ट्रेंथ होता है कि हाँ मैं 5 न्यूटन से ज्यादा लगा नहीं सकता, तो 5 न्यूटन ही लगाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में ये सब चर्चा नहीं है, सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की चर्चा हो रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, इस चीज को अभी मैं मिटा रहा हूँ, अभी ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, आपको और चीजें समझ में आएंगी। ग्राफ कैसे समझना बढ़िया से ग्राफ। दिस इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, पहले जब फोर्स 1 न्यूटन था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन, फोर्स 2 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। अच्छे से देखेगा, तो जब एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन था। लेकिन उसके बाद जब एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन हुआ, तब आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ? 5 न्यूटन ही रहा। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ? 5 न्यूटन ही रहा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहा? 5 न्यूटन। अब अच्छे से देखिए, जब मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐसा बनाया है, थोड़ा अलग से बनाया है, हालांकि मुझे बनाना चाहिए था ऐसा। अच्छे से सोच, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ते जा रहा है 6, 7, 8, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन ही रहना चाहिए था, मुझे ऐसा बनाना चाहिए था। लेकिन मैं कैसा बना रहा हूँ देख, मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ। रीजन है, मैं रीजन समझा रहा हूँ तेरे को। असलियत में क्या होता है सुने अच्छे से। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है। अब तुम लोग याद करो, जब मैंने ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था, जब ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये दो सर्फेसेस हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोल्ड वेल्डिंग हो रही है, इसलिए हमको बॉडीज को मूव कराने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बार जब बॉडी मूव करना शुरू हो गई, तो क्या ये कोल्ड वेल्डिंग टूट गई? हाँ, ये कोल्ड वेल्डिंग टूटी, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पॉइंट्स भी तो टच में आए। लेकिन दूसरे पॉइंट हर टाइम मूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ,
दूसरे पॉइंट एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि दोनों सरफेस में आपस में घर्षण तो होगा, लेकिन कोल्ड वेल्डिंग का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कोल्ड वेल्डिंग का इफेक्ट कम होगा? क्योंकि बेटा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर सरफेसेस मूव कर रहे हैं जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन में होता है, ये वाला रीजन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? सरफेसेस मूव करते हैं, तब क्या कोल्ड वेल्डिंग जगह में रह पाएगा? नहीं। कोल्ड वेल्डिंग कब होता है? जब बॉडी रेस्ट में रहे। तो जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन है वो पहले थोड़ा कम हो जाता है। कितना कम होता है? जैसे 5 न्यूटन हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था, सॉरी 5 न्यूटन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था, तो 5 न्यूटन नहीं, यहाँ पे 5 न्यूटन की जगह हल्का सा थोड़ा सा ऐसा होता है 4.7 न्यूटन या 4.6 न्यूटन या ऐसा करके कुछ लगता रहता है। लेकिन अगर 4.7 लग रहा है तो थ्रू आउट 4.7 लगेगा, अगर 4.5 न्यूटन लगा तो 4.5 थ्रू आउट लगेगा। इन शॉर्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम लगता है, थोड़ा सा कम लगता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बार बॉडी जब मूव करना शुरू कर देती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। आपने देखा भी होगा, तुम एक घर में एक भारी ट्रक क्या बोल रहा हूँ, भारी एक वो रखो, बॉक्स रखो, भारी बॉक्स, या चावल का बस्ता जब आता है आपके घर में, पता नहीं आपके घर में चावल का बस्ता आता है कि नहीं, लेकिन अगर आता है तो बढ़िया बात है। मेरे घर में क्या होता है, महीने का स्टार्टिंग में चावल का एक बस्ता आ जाता है, तो उसको मुझे खींच के लेके आना पड़ता है। तो एक बात इमेजिन कर, तो चावल का बस्ता रखा हुआ है, उस वो रेस्ट में है, जब तो उसको मूव करना जाएगा तब ज्यादा फोर्स लगेगा, या जब तो उसको एक बार वो मूव कर, पहला केस चावल का बस्ता रखा है, तो उसे खींचा तो एक फोर्स लगेगा। सेकंड केस, तो उसे खींच लिया है, अब चावल का बस्ता मूव करना शुरू कर चुका है, अब तो फिर से खींच रहा है, तो बता किसमें तेरे को कम एफर्ट लगेगा? एक बार जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, फिर जब हम उसको खींचते रहते हैं तो हमें कम एफर्ट चाहिए, क्योंकि तब फ्रिक्शन कम लग रहा होता है। इसका कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो ठेला गाड़ी वाले होते हैं, रास्ते में देखा ठेला गाड़ी जब चल रहा होता है ना, तो वो रोकना नहीं जाता, अगर उसके सामने कोई ऐसा चिल्लाना शुरू करता है, हटो 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 हटो, क्योंकि वो रोकना नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है एक बार वो रुक गया, एक बार वो रुक गया तो फिर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब स्टार्ट करना पड़ेगा तो फिर और ज्यादा एफर्ट चाहिए होता है। तो बॉडी जब अगर मोशन कर रही होती है तब कम एफर्ट लगता है आपको मूव कराने में। समझ में आ गया? ठीक है। तो एक बार जब बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है तो उनको फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, और वो वैल्यू क्या होती है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो कि ये वाला वैल्यू है, इसका ऐसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत जगह ऐसा बोला है कि न्यूमेरिकल करते टाइम, स्पेशली न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकली तो ये चीज है, यही चीज है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो आप अच्छे से सम्स करोगे तो आपको दिखेगा कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग लगभग सेम मानते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस होता है, इंस्पायर्ड डिफरेंस होता है। न्यूमेरिकल में तो हम भाई 9.8 को 10 मान ले रहे हैं, तो स्टैटिक काइनेटिक वैल्यू को सेम मानने में क्या है? हालांकि अच्छे लेवल का जो सम होता है, जैसे मेंस एडवांस में जो सम आता है, प्रॉपर काइनेटिक स्टैटिक का वैल्यू अलग अलग दिया जाता है, एंडबिलिटी में भी दिया रहता है, बोर्ड्स में भी दिया रहता है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि दोनों सेम है। ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल केसेस में बोल रहा है सेम है, जस्ट फॉर द ईज ऑफ सम्स। आई होप ये वाला सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये ग्राफ है और ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक है, स्टैटिक से थोड़ा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इस ग्राफ को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, आई होप आपने बना लिया होगा। अब एक और चीज बनाते हैं, तू एक बात बता, ये हम मान ले एक वो है, ये मान ले एक बस्ता है, चावल का बस्ता है। ठीक है, चावल का बस्ता है, तुझे खींचना है। ये बता नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा? mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बार बता, चावल का बस्ता अगर भारी होगा, अच्छा पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा? n = mg बनेगा। चावल का बस्ता अगर भारी होगा तो इमेजिन अगर भारी होगा तो उसे खींचने में प्रॉब्लम है, मतलब खींचने में ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि जब चावल का बस्ता भारी है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है। चावल का बस्ता भारी है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन तू एक और चीज सोच, मान ली सेम चावल का बस्ता है, ये सेम चावल का बस्ता है, अब मैंने ऊपर से एक और फोर्स F लगा दिया। अब मान ली तू ऐसा इमेजिन कर कि तू चावल का बस्ता खींच रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, उस चावल के बस्ते के ऊपर अपने हाथ से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, अपने हाथों से मैंने दबाना शुरू कर दिया। तो तू बता, तुझे चावल के बस्ते को खींचने में सेम एफर्ट लगेगा कि थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा? थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा। ऑब्वियसली बात है, तो फ्रिक्शन बढ़ गई, यानी कि फ्रिक्शन सिर्फ वेट पे डिपेंड नहीं करती। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? देख, यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, ये बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा सकती, यानी कि नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है? F + mg। नेट अपवर्ड फोर्स क्या है? n। तो अच्छे से देखेगा तो n की वैल्यू यहाँ पे mg थी, n की वैल्यू यहाँ पे F + mg है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। और हमने क्या नोटिस किया एक्सपेरिमेंटली, कि जब फोर्स नहीं लग रहा था तब फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम था, लेकिन जैसे ही फोर्स लग गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई, यानी कि
फोर्स कम था जब फोर्स नहीं था तो फ्रिक्शन कम था, यानी कि जब नॉर्मल mg था तो फ्रिक्शन कम था, जब नॉर्मल बढ़ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रिक्शनल फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल रिएक्शन पर। वो भी क्यों ना, तुम अच्छे से देखोगे तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज डेवलप बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडीज जो है उनके बीच कांटेक्ट से डेवलप होता है, और दो बॉडीज जो कांटेक्ट में रहती हैं उससे कौन सा फोर्स डेवलप होता है? नॉर्मल रिएक्शन। दोनों की कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, और दोनों की कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो नॉर्मल और फ्रिक्शन भाई भाई होंगे ना भाई। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और वी कैन से फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको म्यू कहते हैं। म्यू कहते हैं, पता नहीं आपने ये देखा होगा कि नहीं पहले। इसको लिखते कैसे देख, ग्रीक लेटर में यू लिखना, यू होता है ना, यू फॉर उत्सव, है ना, ऐसा करते बस। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया म्यू एन एफ इक्वल टू म्यू एन। समझ में आया कि नहीं? म्यू डिपेंड करता है बेटा सरफेस पे, म्यू डिपेंड्स अपॉन सरफेस। ये टोटली सरफेस की वैल्यू, सरफेस का वो होता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सरफेस एंड इट डिपेंड्स ऑन नथिंग एल्स। इट्स लाइक कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस। म्यू की वैल्यू अगर कम है तो सरफेस में फ्रिक्शन कम है, म्यू की वैल्यू अगर ज्यादा है तो सरफेस में फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है। इन सिंपल वर्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं? म्यू, और ये वाला चीज आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज एफ इक्वल टू म्यू एन, एफ इक्वल टू म्यू एन। मैं अब तुमको ये वाला चीज एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूँ चीजें। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एफ इक्वल टू म्यू एन गिव्स, ये एफ एस मैक्स का वैल्यू है। एफ एक्स मैक्स का वैल्यू मैं तेरे को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, सुन अच्छे से। मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को जस्ट मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉडी को जस्ट मूव कराना है, यानी कि बॉडी रेस्ट में था उसको मूवमेंट में लाना है, बॉडी रेस्ट में था उसको मूवमेंट में लाना है। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। So this is actually the value of maximum static friction mu n. So from mu n we can calculate the maximum static friction. मैं आपको एक सवाल कराऊंगा तो तुमको समझ में आएगा। एक मैं सवाल कराता हूँ, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। इधर देखो क्वेश्चन, म्यू का वैल्यू 0.2 है, बॉडी का मास 10 kg है, फाइंड एफ मिनिमम, फाइंड एफ टू मूव द बॉडी। एकदम सिंपल सवाल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल करा रहा हूँ, देखो सब समझ में आ जाएगा। ये मान ले बॉडी है, इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। पहला इक्वेशन क्या आएगा? n इक्वल टू mg। नेक्स्ट चीज है तो फ्रिक्शनल फोर्स। मान ले बॉडी में फोर्स इस तरफ लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है बेटा? म्यू एन। म्यू का वैल्यू कितना है बेटा? 0.2 इंटू एन का वैल्यू कितना है? mg, है ना। तो 0.2 इंटू मास कितना है बेटा? 10 इंटू जी का वैल्यू क्या है? हम तो 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। 120 न्यूटन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 20 न्यूटन। अच्छा, अब एक बात बता, अब थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं, हम लोग एक चीज सोचते हैं, तो खुद एक लॉजिक लगा। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स, सुनना अच्छे से, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स 21 न्यूटन लगाया तो क्या बॉडी मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लगाया तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, बॉडी हल्का सा थोड़ा सा मूव करेगा। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी? 20 न्यूटन। समझ में आया? अच्छा, मान ले मैंने यहाँ पे 15 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 15 न्यूटन। क्या बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन तब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? क्या फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन होगी? नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होकर 15 न्यूटन हो जाएगी। ये समझना जरूरी है। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग, बताया था कि नहीं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि जब मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी तभी जब बॉडी जस्ट मूव करने वाला होगा तभी मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, और बाकी अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स कम लगाओगे तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। मैं बताता हूँ क्यों। खुद सोचिए, बॉडी 20 न्यूटन में मूव करने वाली थी, 20 न्यूटन लगाने पे बॉडी मूव करने वाली थी, लेकिन मैंने अगर 20 न्यूटन से कम लगाया, मैंने 15 न्यूटन लगाया, तो बॉडी डेफिनेटली मूव नहीं करेगी। और बॉडी मूव नहीं कर रही मतलब बॉडी में नेट फोर्स क्या है? 0। बॉडी में नेट फोर्स 0 मतलब इस तरफ 15 न्यूटन तो इस तरफ भी 15 न्यूटन। इस तरफ मैंने अगर 4 न्यूटन लगाया तो इस तरफ भी कितना लगेगा बेटा? इस तरफ भी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 4 न्यूटन, ताकि बॉडी मूव ना करे। लेकिन अगर इस तरफ मैंने 24 न्यूटन लगाया तो इस तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा? 20 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 20 न्यूटन। तो बॉडी कितना फोर्स से मूव करेगा? 4 न्यूटन से मूव करेगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 4 न्यूटन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू 4 न्यूटन, क्योंकि 24 माइनस 24
4 डिवाइडेड बाई व्हाट इज मास 10, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बॉडी का आ चुका है। ऐसे भी सवाल आते हैं, तो बेसिक सवाल है, कराऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आपको फील दिलाना चाहता हूँ। तो आप लोग एक और चीज लिख लो, F इक्वल टू म्यू एन, F इक्वल टू म्यू एन, स्मॉल f is equal to mu n is the limiting friction or maximum value of static friction। समझ में आ रहा है कि नहीं? So this is the maximum value of static friction, ये maximum value है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जनरली जो ये होता है, देख इधर देख, Fs max, Fs max is equal to what? mu Sn। एक्चुअली म्यू मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू एस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बस एक नया टर्म और कुछ नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, म्यू के एन, म्यू के एन मैंने क्या बताया था, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो एफ काइनेटिक इज लेस देन एफ स्टैटिक, यानी कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। एक और चीज आपको, अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, एक चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में, जैसे ये वाला बॉडी था, ये वाला बॉडी में कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर 20 के बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है कि नहीं, तो 0 से लेकर 20 के बराबर वो ऑसिलेट करेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये ऑसिलेट करेगी बेटा आपका 0 से 20। अच्छा व्हाट इज 20? व्हाट इज 20? 20 इज नथिंग बट म्यू एन। 20 तो हमने म्यू एन से निकाला, भूल गया क्या यार, म्यू इनटू एन अभी निकाला था ना, यहाँ पे मैंने मिटा दिया, अभी निकाला था ना। तो इट विल ऑसिलेट, नॉट ऑसिलेट, इट्स रेंज इज बिटवीन दिस। लेकिन मैंने क्या बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन की जब मैंने चर्चा की, काइनेटिक फ्रिक्शन की चर्चा की मतलब क्या, जैसी बॉडी मूव करना शुरू होगा, जैसी बॉडी मूव करेगी तो ऑब्वियसली बात है जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन से कम फोर्स से तो ये मूव करने वाला है नहीं। तुमने 24 लगाया, 25 लगाया, 26 लगाया, कुछ एक लगाया, वो लगाने में बॉडी मूव कर रही है, यानी तब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा क्या होती है, कांस्टेंट। काइनेटिक की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल, स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज लाइज बिटवीन 0 टू म्यू एस एन, बट काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज अच्छे से लिख लो अपने कॉपी में, मैंने यहाँ पे थोड़ा कचरे से लिखा है, लेकिन आप लोग अच्छे से इसको सजा के लिख सकते हो, आई होप, ठीक है। तो ये थी सारी चर्चा स्टैटिक काइनेटिक की, बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नोट डाउन जो करना है बेटा अच्छे से कर लो। हाँ तो बच्चों अभी थोड़ा सा बोर्ड्स के लिए वाला टॉपिक है, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। ये थोड़ा स्कूल एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब टॉपिक में, थोड़ा थियोरेटिकल है तो स्कूल के टीचर को देना पसंद है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ये सवाल थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट रह जाता है। सवाल बोलता है कि राइट 3 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट 3 लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हालांकि थोड़ा टाइम मैं करा रहा हूँ, चलो पढ़ते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं है, पहली बात डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस रफनेस। सरफेस अगर जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, आप सबको पता है, ठीक है। सरफेस के रफनेस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, आपने एक चीज देखा होगा, कभी कभी आप देखे होंगे, आप कांच के ग्लास होते हैं ना, कांच के ग्लास, यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिच है जो आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे बता देता हूँ। कांच के हम लोग क्या करते हैं, कांच के एक कांच के ग्लास के अंदर एक और कांच के ग्लास डालते हैं, उसके अंदर एक और डालते हैं, तो स्टैक बना लेते हैं हम लोग। दूसरा कांच का ग्लास कुछ ऐसे जाता है, देखा होगा आपने, स्टैक बना लेते हैं। तो 2 कांच के ग्लास अगर होते हैं तो वो आप रखते वैसे तो कुछ दिन रखते हो, तो फिर निकालने में बड़ी मुश्किल होती है, दोनों को छुटाने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर हम वहां पे विनीगर डालते हैं या एसीटोन डालते हैं या कुछ एक चीज डाल के उसको छुटाते हैं। रीजन क्या है सुनो, जब 2 सरफेसेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं ना, तो वहां पर फ्रिक्शन फिर बढ़ जाती है। सोच रहे हो सर क्या बोल रहा है सर, सुन अच्छे से देख, सरफेसेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, सरफेसेस अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती रहती है। लेकिन सरफेसेस अगर अल्ट्रा स्मूथ हो गए ना, जैसे कांच में होता है, अल्ट्रा स्मूथ हो गए ना, फिर बेटा एक अलग टाइप का फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। आपको मैं बताता हूँ, सोच फ्रिक्शन किस लिए था, वही बेसिक कोल्ड वेल्डिंग, याद है, ये पॉइंट 3 पॉइंट में लग रहा है, 3 पॉइंट में लगा तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन अगर सरफेसेस अल्ट्रा स्मूथ है तो सरफेसेस ऐसे लगेंगे कि नहीं, सोच ऐसे लगेंगे। तो देख पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने सारे हो गए, तो बहुत सारे बॉन्ड बन जाएंगे। तो अल्ट्रा स्मूथ सरफेसेस में एक नया टाइप का फ्रिक्शन जनरेट होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत सारे हो गए हैं, तो बहुत सारे बॉन्ड बन गए, तो मुसीबत की घड़ी आ गई है। तो ये, लेकिन ये सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये होता है, रियलिस्टिक फेनोमेना है। तो अगर आपको पूछता है कोई, मतलब ऐसे कोई पूछता है कि फ्रिक्शन कैसे घटा सकते हैं, पहली बात बोलोगे कि सर सरफेस को स्मूथ करके।
तो अगर कोई बोलता है कि तो सरफेस को स्मूथ करने से फ्रिक्शन घट जाएगा, बोलोगे हाँ सरफेस को स्मूथ करने से फ्रिक्शन घट जाएगा, लेकिन हमें इतना भी स्मूथ नहीं करना है कि एक नया टाइप का फ्रिक्शन का आविष्कार हो जाए, एक नया टाइप का फ्रिक्शन का आविष्कार हो जाए। और इसका रीजन क्या है, बहुत सारे बॉन्ड मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है कि हालांकि सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, कहीं कौन मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज की बात है बेटा, यहाँ नॉलेज की बात है। आपने ये भी देखा होगा कि जब ठेला वगैरह में कांच को ट्रैवल कराते हैं ना, कांच लेके जाते हैं, या ऐसे भी कोई कंपनी क्या है जहाँ पे कांच बनाती है, कांच थोड़ी मतलब जब किसी जगह में लेके आती है तो स्टैक में लेके आती है, एक कांच के ऊपर एक और कांच के ऊपर एक और कांच, ऐसे बहुत सारे कांच, एक कांच क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना, एक के ऊपर एक रख देते हैं। तो कांच ऐसा नहीं एक के ऊपर एक रखते, एक कांच और दूसरे कांच के बीच में थोड़ा थर्मोकॉल टाइप का पतला सा एक लेयर बिठाते हैं। थर्मोकॉल नहीं, वो आपका वो होता है, क्या कहते हैं यार, कार्डबोर्ड टाइप का कुछ एक बिठाता है पतला सा लेयर, ताकि क्योंकि कार्डबोर्ड का सरफेस रफ होता है ना, तो ऊपर वाला कांच नीचे वाले कांच के साथ नया टाइप का फ्रिक्शन ये वाला ना बनाए, इसलिए वहां पे वो रख देता है। वरना क्योंकि दोनों ने नया टाइप का फ्रिक्शन बना लिया ना, फिर छुटाने में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला बात था, खैर एक्स्ट्रा एक बात थी मैंने बता दी, कोई बड़ी बात है नहीं। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका एक्स टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द टू सरफेस। ये आपको पता है, कोई मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। ये तो अगर सॉरी ये है तो बेटा फ्रिक्शन कैसा लगता है, ऐसा लगता है, पता है ना यार, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये फ्रिक्शन लगता है ऐसा, आपको सबको पता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू बॉडी डिजायर्ड मोशन, यानी कि अगर मैंने बॉडी में फोर्स इस तरफ लगाया तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ। क्यों? क्योंकि जब मैं फोर्स इस तरफ लगाता हूँ बॉडी में, तो बॉडी चाहता है इस तरफ मूव हो, तो बॉडी के डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में लगता है फ्रिक्शन। अब तुम बोलोगे कि सर मैं ऐसा नहीं लगा रहा, मैं तो फोर्स ऐसे लगाऊंगा सर। अच्छा ऐसे लगाएगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा भाई, इस तरफ लग जाएगा ना। सोच ना तू, है ना, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन तू ऐसे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन भी ऐसा लग गया, दोनों फोर्स मिलकर बॉडी को भगा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट चीज, अच्छा यहाँ पे मैं एक और पॉइंट देना चाहूंगा, ये चीज आप लिख लो, रूल में लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ऐसा करो नीचे एक पॉइंट डाल के लिख ले, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। मैं तेरे को बताता हूँ, ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि अभी ये बॉडी है, मान ले ये बॉडी है, मान ले बॉडी का मास कितना है बेटा 10 kg, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2। बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग नाउ। तेरा जवाब क्या होगा? कुछ बच्चे एकदम हाँ सर एकदम फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, सर 20 न्यूटन आ रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू। क्यों कैसे? यहाँ पे लग रहा है mg, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो F इक्वल टू कितना हो गया म्यू एन, एन की वैल्यू क्या है mg के बराबर, म्यू mg बराबर हो गया सर 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन वैल्यू 20 न्यूटन। अच्छा क्या बता, चल फ्रिक्शन की फोर्स किस तरफ लग रही है? हाँ सर फ्रिक्शन तो इस तरफ लग रहा है। अच्छा एक बार बता, अगर फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है तो बॉडी तो इस तरफ भागनी चाहिए ना, ऊपर नॉर्मल नीचे mg भूल जाए, क्योंकि बॉडी तो ऊपर नीचे मोशन करने वाली है। अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एकमात्र तो फ्रिक्शन लगा रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से और कोई फोर्स लग रही है बॉडी में? और कोई फोर्स नहीं लग रही, और कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। तूने कभी देखा है 10 kg की बॉडी ऐसा लगता है मूव करना शुरू कर देती? नहीं करती, नहीं करती। यानी कि अब आंसर क्या होगा फ्रिक्शन का? 0। ये तुम्हारा बेटा F क्या है? दिस इज FF मैक्स, यानी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कैन बी अप्लाइड, which can be applied। बट अभी ट्रू वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि अगर तू यहाँ पे 1 न्यूटन लगाएगा मेरे भाई, तभी ना इस तरफ 1 न्यूटन लगेगा। अगर तू कोई फोर्स लगाया ही नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? समझ में आ रहा है? तो कोई फोर्स लगाया नहीं तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? अब तो एक और बात सोच, बॉडी क्या है? बॉडी रेस्ट में है ना भाई, बॉडी रेस्ट में, यानी कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी 0, वर्टिकल फोर्स तो वैसे भी 0 है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी 0। अच्छा हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा तो कोई फ्रिक्शन क्यों लगेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब फ्रिक्शन लगेगा ना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0, तो आंसर विल बी 0। अच्छा एक और सवाल, मान ले यहाँ पे मैंने लगा दिया 5 न्यूटन लगा दिया हमने। क्वेश्चन सुन, क्वेश्चन प्रॉपर लिख। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस हैविंग म्यू इक्वल टू 0.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 5 न्यूटन। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और सिंपली लिख दे इन ए सरफेस वेयर म्यू इक्वल टू 0.2, बाय म्यू इक्वल टू 0.2, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, a horizontal force of 5 Newton is being
applied is being applied on the body, find the value of friction acting। कुछ बच्चे परेशान आ रहे हैं सर क्या आप थोड़ा तो अच्छे लेवल का सवाल दो, कुछ बच्चे परेशान थोड़ा तो अच्छे लेवल का सवाल दो, हमको तो आता है आंसर निकाल चुके हैं 20 न्यूटन। गलत जवाब। आंसर कितना होगा? सही सोच रहे हो 5 न्यूटन होगा। 20 न्यूटन कब लगेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स 20 या 20 से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह के सवाल विश्वास नहीं करोगे। एआईपीएमटी में आया था, अभी तो एनडब्ल्यूटी है, अभी तो एनडब्ल्यूटी है, मेडिकल एग्जाम की जो बात करो एनडब्ल्यूटी है, पहले एआईपीएमटी था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। उसमें ऐसा सवाल आया था 2003-4 के टाइम पे आया था, एकदम 4 नंबर का बेसिक सवाल। बच्चे परेशान, सिंपल सवाल है, कितने स्टेप का है? एक स्टेप का, एक स्टेप का, तेरे को बस सोचना है, ठीक है? तो अपने दिमाग में सब चीजों को रखना है, ठीक है? चलो आई होप ये वाला पॉइंट आपके पल्ले पड़ा होगा। एक बार फोकस चेक करता हूँ, फिर आगे आते हैं बाकी पॉइंट्स में, ठीक है? फोकस तो भैया एकदम बराबर लग रहा है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें ये बोला है कि एक बॉडी अगर ऐसे स्लाइड कर रही है या ऐसे स्लाइड कर रही है या ऐसे स्लाइड कर रही है, तीनों में सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट का अलग अलग आ रहा है कि नहीं? ऐसे सबसे ज्यादा सरफेस एरिया आ रहा है, फिर ये कम, ये और कम। तीनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स सेम लग रहा है, क्योंकि तीनों ही केस में नॉर्मल सेम है। ये खुद सोच, तो बॉडी को कैसे भी रख, तो बॉडी को कैसे भी रख, mg तो भैया नीचे की तरफ ही लगेगी ना, और नॉर्मल तो ऊपर की तरफ ही लगेगी ना। और तू बॉडी को कैसे भी रख दे, वेट थोड़ी चेंज होता है, वेट चेंज नहीं हो रहा तो नॉर्मल थोड़ी चेंज होगा। यानी कि इफ नॉर्मल रिमेनिंग सेम, then the value of friction will remain μsn, it does not depend upon surface area। टोटली एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। मेरे को मत बोलना कि सर ऐसा क्यों है, एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? चलो नेक्स्ट, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस एन, ये सबको पता है। यहाँ पे बोल दिया म्यू एस इक्वल टू एफ एस मैक्स बाई एन, एन को यहाँ लेके चलेगा और डिफाइन कर दिया म्यू एस को। तो एंड बुक में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग। लिख सकता है ना भाई खुद से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन और 0 के बीच में लाई करता है, ये आपको पता है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ये सब आप लिख देना, ठीक है? चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा? नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि मैंने यहाँ पे लिखा था लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बार अच्छे से सुनो, जो पहला 4 पॉइंट है, दीज आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। और चारों पॉइंट देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर ही है। लेकिन जो आखिरी पॉइंट है, दिस टॉक्स अबाउट ओवरऑल लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्सो एंड सेल्फ एडजस्टिंग पार्ट ऑल्सो। तो इस पॉइंट पे आप लिख लो, दिस इज द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which says that static friction is self adjusting and the maximum value of static friction is limiting friction। ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछता है राइट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप कितना पॉइंट लिखोगे? पहला चार में से कोई भी लिख दो। 5वां पॉइंट बेटा, ये तो ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो गई, ठीक है? चलो हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग आ गए लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन के जो पहले 3 पॉइंट है एग्जैक्टली सेम है। पहला 3 पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है क्या बोला है? सेम है बेटा, इन डायरेक्शन ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन। बॉडी जिस तरफ जाना चाहती है उसके ऑपोजिट में लगता है, ठीक है? चौथा पॉइंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, टोटली एक्सपेरिमेंटल डाटा है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। एक्सपेरिमेंटल डाटा है, बॉडी कितनी भी रफ्तार से जाए, हालांकि रफ्तार बहुत ज्यादा या बहुत कम तब नहीं, मतलब अगर रफ्तार बॉडी की 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, व्हाटएवर बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन अगर 5 न्यूटन लग रही है तो 5 न्यूटन ही लगेगी। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, टोटली एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया है ऐसा। नेक्स्ट हो गया इफ वैल्यू इज कांस्टेंट, आपको पता है वैल्यू चेंज नहीं करती इसकी। एफ के इक्वल टू म्यू के एन, आपको पता है। एफ के इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी आपको पता है। सारे लॉस पूरे हो चुके हैं। तो आज का वीडियो बेटा खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में एक और छोटे मोटे डेफिनेशन है वो कराएंगे और उसके बाद प्रॉपर आपका न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा?